कहते हैं हर महल की दीवारों में छुपे होते हैं ऐसे राज जो कभी उजाले में नहीं आते। हर परछाई की अपनी एक कहानी होती है और हर सन्नाटा कुछ कहना चाहता है। स्वागत है आपका हॉन्टेड पैलेस में, जहां हम खोलेंगे भूतिया किस्सों, डरावनी घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों के दरवाजे। अगर आप में है सच्चाई जानने की हिम्मत, तो हमारे साथ इस डरावनी यात्रा पर चलिए। डर लगे तो डरिए मत, क्योंकि यहाँ डर ही हमारी पहचान है। अरावली की पथरीली गोद में जहां सदियों पुराने रहस्य सांस लेते हैं, वहां एक ऐसा किला खड़ा है जिसकी दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि अनगिनत चीखों और खामोश कहानियों से बनी है। इसे रुद्रगढ़ के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठती है। दिन के उजाले में ये सिर्फ एक खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसकी हर दरार से एक अजीब सी उदासी और दहशत रिसने लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात में रुकने वाला कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो उसकी रूह कभी नहीं लौटती। मैं आरव हमेशा से इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं मानता था। मेरे लिए इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज तथ्य थे और भूत प्रेत सिर्फ बच्चों को डराने के लिए गढ़ी गई कहानियां। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर था और मेरी पहचान थी रोमांच और तर्क। मैंने दुनिया के कई अनछुए और रहस्यमयी स्थानों का दौरा किया था, लेकिन रुद्रगढ़ हमेशा मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसकी कहानियां, इसकी खामोशी और यहाँ के स्थानीय लोगों की आंखों में बसी दहशत मुझे अपनी ओर खींचती थी। आरव, तुम पागल हो गए हो, मेरी दोस्त और व्लॉगिंग पार्टनर रिया ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। रुद्रगढ़, तुम्हें पता है वहां के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं रिया, मैंने हंसते हुए कहा, और मैं उन्हीं कहानियों का सच जानना चाहता हूं। सोचो, अगर हम वहां की रात की सच्चाई दुनिया को दिखा पाए तो हमारे व्लॉग को कितनी हिट्स मिलेंगी। रिया एक बेहतरीन फोटोग्राफर थी, लेकिन उसका दिल थोड़ा कमजोर था। वो रोमांच पसंद करती थी, लेकिन भूत प्रेत के नाम से ही उसकी रूह कांप जाती थी। आरव, ये कोई मजाक नहीं है। मेरे मामा जी की एक दोस्त ने बताया था कि उनके गांव का एक लड़का वहां गया था और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। उसकी आंखों में ऐसा डर था मानो उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। रिया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। शायद कोई जंगली जानवर होगा या कोई दुर्घटना। हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हमारे पास नाइट विजन कैमरे होंगे, ड्रोन होगा और हर तरह के सुरक्षा उपकरण होंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। काफी बहस के बाद रिया मान गई, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक झिझक थी। ठीक है आरव, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। वादा करो। वादा, मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी जो डर को दबा रही थी। हमने अपनी टीम के 2 और सदस्यों, साहिल और नेहा को भी इस अभियान में शामिल किया। साहिल हमारा टेक्निकल गुरु था, जो सभी उपकरणों का ध्यान रखता था। नेहा हमारी रिसर्च हेड थी, जो हमेशा हर जगह के बारे में गहरी जानकारी जुटाती थी। वो भी रुद्रगढ़ की कहानियों से परिचित थी, लेकिन आरव की तरह ही उसे भी इन सब पर यकीन नहीं था। तो रुद्रगढ़ की रात, नेहा ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा, स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये किला 16वीं शताब्दी में राजा रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि राजा रुद्रदेव बहुत क्रूर थे और उन्होंने अपने दुश्मनों को यहाँ भयानक यातनाएं दी थी। सबसे भयानक घटना तब हुई जब उन्होंने अपनी ही रानी मृणलिनी को धोखे से मार डाला, क्योंकि उन्हें शक था कि वह किसी और से प्रेम करती थी। रानी को किले के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर दिया गया और भूख प्यास से तड़पा कर मार डाला गया। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है, न्याय की तलाश में। बस करो नेहा, रिया ने कांपते हुए कहा। तुम्हारी कहानियां सुनकर ही मुझे डर लग रहा है। ये सिर्फ इतिहास है रिया, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, और इतिहास को जानना जरूरी है, खासकर
जब हम ऐसी जगह जा रहे हों। हमने अगले कुछ दिनों तक रुद्रगढ़ और उसके आसपास के इलाकों के बारे में गहन शोध किया। हमने पुराने नक्शे देखे, स्थानीय लोगों से बात की जो हमें चेतावनी देते रहे, और किले की बनावट को समझने की कोशिश की। किला बहुत विशाल था, जिसमें कई गुप्त मार्ग, तहखाने और भूल भुलैया जैसी संरचनाएं थी। यात्रा का दिन आ गया। हमने अपनी एसयूवी में सारा सामान लादा, कैमरे, ट्राइपॉड, ड्रोन, फ्लैशलाइट्स, फर्स्ट एड किट और हाँ, कुछ खाने पीने का सामान भी। सुबह का समय था और सूरज की किरणें अरावली की चोटियों पर पड़ रही थी, जिससे परिदृश्य सुनहरा दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम रुद्रगढ़ के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी और परिदृश्य में एक उदासी छाने लगी। गांव के आखिरी छोर पर, जहां से किले का रास्ता शुरू होता था, हमें कुछ बुजुर्ग लोग मिले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डर और चेतावनी का मिश्रण थी। एक बूढ़े बाबा ने हमारी गाड़ी के पास आकर कहा, बेटे, वापस चले जाओ। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ जो भी रात रुका है वो या तो मरा है या फिर पागल हो गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, हम सिर्फ कुछ तस्वीरें लेने आए हैं, हम रात में रुकने वाले नहीं हैं। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। बाबा ने हमारी आंखों में देखा और एक लंबी सांस ली। तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। उनकी बातें सुनकर रिया और साहिल थोड़े सहम गए, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हम आगे बढ़ गए। किले तक पहुंचने का रास्ता कच्चा और पथरीला था। हमारी एसयूवी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। चारों ओर सिर्फ बंजर पहाड़ और सूखे पेड़ थे। जैसे जैसे हम किले के करीब पहुंच रहे थे, उसकी विशालता और भी स्पष्ट होती जा रही थी। उसकी ऊंची दीवारें और टूटे हुए बुर्ज आसमान को छूते हुए लग रहे थे, मानो वे सदियों से किसी रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हों। दोपहर तक हम किले के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। द्वार विशाल था, लेकिन अब वो सिर्फ एक ढांचा मात्र था। उसके लकड़ी के भारी दरवाजे कब के सड़ चुके थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। हवा में धूल और पुरानी मिट्टी की गंध थी, और सूरज की रोशनी भी यहाँ फीकी पड़ रही थी। वाह आरव, ये तो वाकई शानदार है। साहिल ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेते हुए कहा, कितना इतिहास है यहाँ। नेहा ने अपनी नोटबुक निकाली और किले के नक्शे से मिलान करने लगी। ये मुख्य प्रांगण है। सामने राजा का दरबार था और दाई और रानियों के महल के अवशेष हैं। हमने दिन का समय किले के विभिन्न हिस्सों को एक्सप्लोर करने में बिताया। हमने राजा के दरबार को देखा, जहां कभी न्याय और अन्याय के फैसले होते थे। हमने रानियों के महल के खंडहरों को देखा, जहां कभी हंसी खुशी और षड्यंत्रों का ताना बाना बुना जाता था। हर जगह एक अजीब सी वीरानी थी, लेकिन साथ ही एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास भी हो रहा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, किले का माहौल बदलने लगा। सूरज की सुनहरी रोशनी नारंगी और लाल रंग में बदल गई, और फिर धीरे धीरे बैंगनी और नीले रंग में। हवा ठंडी होने लगी और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, मानो किले की दीवारें फुसफुसा रही हों। आरव, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बस तुम्हारा मन है, रिया, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। अंधेरा हो रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हमने किले के एक अपेक्षाकृत सुरक्षित हिस्से में अपना कैंप लगाया, जहां से हम पूरे प्रांगण पर नजर रख सकते थे। हमने अपने कैमरे और सेंसर लगाए, जो किसी भी असामान्य गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए थे। नाइट विजन कैमरे तैयार थे और ड्रोन को भी चार्ज कर लिया गया था। सूरज पूरी तरह से अस्त हो चुका था। अब सिर्फ चांदनी थी, जो किले को एक भूतिया चमक दे रही थी। तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी यहाँ बेजान लग रही थी। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा, अब असली काम शुरू होता है।
हम रात भर यहाँ रहेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। साहिल ने अपने लैपटॉप पर सभी कैमरों का फीड खोल दिया। नेहा ने अपनी नोटबुक में कुछ नोट्स लिखे। रिया अपने कंबल में दुबक कर बैठी थी। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। रात गहराती जा रही थी। किले में सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कभी कभी दूर से किसी उल्लू की आवाज आती या किसी चमगादड़ के पंखों की फड़फड़ाहट, लेकिन उसके बाद फिर वही डरावनी खामोशी। करीब आधी रात का समय था। हम सब सतर्क थे, लेकिन अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। रिया थोड़ी शांत हो गई थी। शायद उसे लगा कि सब कुछ ठीक है। तभी साहिल के लैपटॉप पर एक कैमरा फीड में कुछ हलचल हुई। ये राजा के दरबार का कैमरा था। स्क्रीन पर एक हल्की सी परछाई गुजरी, इतनी तेजी से कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पाए। क्या था वो? रिया ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, साहिल ने कहा। कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया है, मैं इसे रिवाइंड करके देखता हूं। साहिल ने वीडियो को रिवाइंड किया और उसे धीमी गति से चलाया। इस बार परछाई थोड़ी स्पष्ट थी। ये एक स्त्री की आकृति थी जो एक पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। उसकी चाल में एक अजीब सी उदासी थी और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज की तलाश में हो। ये तो रानी मृणलिनी हो सकती है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब तर्क नहीं, बल्कि एक अजीब सी दहशत थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने हमेशा इन कहानियों को सिर्फ कहानियां माना था, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जो मेरी धारणाओं को हिला रहा था। यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। या शायद कोई जानवर। आरव, कोई जानवर ऐसे नहीं चलता, रिया ने लगभग रोते हुए कहा। यह इंसान की आकृति थी। हमने उस वीडियो को कई बार देखा, लेकिन हर बार वही रहस्यमयी स्त्री की परछाई दिखाई देती और गायब हो जाती। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह सच था? तभी किले के सबसे गहरे हिस्से से, जहां रानी मृणलिनी को मारा गया था, एक धीमी करहाने वाली आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हमारी रूह तक कांप गई। ऐसा लगा मानो कोई सदियों से रो रहा हो और अब उसकी आवाज बाहर आ रही हो। रिया ने डर के मारे मेरी बाह कसकर पकड़ ली। साहिल का चेहरा पीला पड़ गया था। नेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसकी नोटबुक उसके हाथ से गिर गई थी। ये क्या था? साहिल ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी की। रोशनी अंधेरे में खो गई और आवाज और तेज हो गई, मानो कोई हमें अंदर बुला रहा हो। हमें वहां जाना चाहिए, मैंने कहा। मेरे अंदर का व्लॉगर अभी भी जाग रहा था। इस रहस्य को सुलझाने की तीव्र इच्छा थी। तुम पागल हो गए हो, आरव, रिया चिल्लाई। हम यहां से तुरंत निकलेंगे। रिया, हमने इतनी दूर का सफर सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हम डर कर भाग जाए, मैंने कहा। यह मौका है सच जानने का। नेहा ने अपनी हिम्मत जुटाई। आरव सही कह रहा है, हम यहां तक आए हैं तो हमें कम से कम यह जानना चाहिए कि ये आवाज कहां से आ रही है। साहिल अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन अंततः वो भी मान गया। हमने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंसते जा रहे हों। हम किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। ये एक पुराना टूटा हुआ तहखाना था, जिसका प्रवेश द्वार पत्थरों और झाड़ियों से ढका हुआ था। आवाज यहीं से आ रही थी और अब वो सिर्फ करहाना नहीं, बल्कि एक धीमी दर्दनाक फुसफुसाहट में बदल गई थी। ये वही तहखाना है जहां रानी मृणलिनी को मारा गया था, नेहा ने कांपते हुए कहा। हमने पत्थरों को हटाया और तहखाने के अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था।
और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। हमारी फ्लैशलाइट्स की रोशनी भी उस अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। तभी तहखाने के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही एक स्त्री की दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। भागो, रिया चिल्लाई, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, तहखाने के अंदर से एक अदृश्य शक्ति ने हमें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। हम चीखने लगे, लेकिन हमारी आवाजें किले की खामोशी में खो गई। हम चारों एक एक करके उस अंधेरे तहखाने में खींच लिए गए, जहां रानी मृणलिनी की आत्मा सदियों से न्याय की तलाश में भटक रही थी। तहखाने के अंदर अंधेरा इतना घना था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई थी और हमें लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ हमें छू रहा हो। आरव, साहिल, नेहा, तुम सब कहाँ हो? रिया चिल्लाई, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैं यही हूं, रिया, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। तभी हमारे सामने एक नीली रोशनी चमक उठी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि हमारी आंखें चौंधिया गई। जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि हम एक बड़े गोल कमरे में थे। कमरे की दीवारें पत्थरों से बनी थी और उन पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। कमरे के बीच में एक पुराना टूटा हुआ सिंहासन था और उसके सामने एक वेदी जैसी संरचना थी। और फिर हमने उसे देखा। कमरे के बीच में नीली रोशनी के बीच एक स्त्री की आकृति खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी खाली थी, जिनमें सदियों का दर्द और क्रोध भरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर घाव के निशान थे। ये रानी मृणलिनी थी। उसकी आंखें हम पर टिकी हुई थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां हमारी ओर इशारा कर रही थी। उसकी आवाज, जो पहले करहाना और फुसफुसाहट थी, अब एक स्पष्ट लेकिन भयानक आवाज में बदल गई थी। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, मानो दीवारें भी उसके साथ बोल रही हों। तुमने मेरी शांति भंग की है। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ, मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द गले में अटक गए। रानी मृणलिनी की आंखों में क्रोध और बढ़ गया। तुम भी उन्हीं में से हो जो मुझे धोखा देने आया हो? तुम भी मेरे हत्यारे के साथी हो? नहीं, नहीं, रिया चिल्लाई, हम सिर्फ जानना चाहते थे। हम सिर्फ। रानी ने एक भयानक हंसी हंसी जो कमरे में गूंजती रही। जानना चाहते थे? तुम क्या जानोगे? तुम क्या समझोगे मेरा दर्द? मैंने यहां सदियों तक इंतजार किया है, अपने न्याय का इंतजार। उसने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया और उसकी उंगलियों से नीली रोशनी निकल रही थी। रोशनी हमारी ओर बढ़ी और हमें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें जकड़ रही हो। हमें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम सब यहां से नहीं जाओगे, रानी ने कहा। तुम सब मेरे साथ रहोगे। तुम सब मेरे दर्द के गवाह बनोगे। हम चीखने लगे, लेकिन हमारी चीखें भी उस नीली रोशनी में दब गई। हमें लगा मानो हमारी रूह हमारे शरीर से खींची जा रही हो। तभी साहिल को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF डिटेक्टर। ये भूतों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसने उसे चालू किया और यंत्र से एक तेज बीप की आवाज आने लगी। रानी मृणलिनी की नीली रोशनी थोड़ी कम हुई। उसे EMF डिटेक्टर की आवाज से कुछ परेशानी हो रही थी। ये क्या है? रानी ने क्रोधित होकर कहा। ये तुम्हें कमजोर कर रहा है, साहिल चिल्लाया। ये तुम्हारी शक्ति को कम कर रहा है। रानी की आकृति थोड़ी धुंधली होने लगी। उसने अपने हाथ से अपने सिर को पकड़ा, मानो उसे दर्द हो रहा हो। तुम इसे बंद करो, रानी ने चिल्लाया।
नहीं, साहिल ने कहा, हम इसे तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक तुम हमें जाने नहीं देती। रानी मृणलिनी की शक्ति कम होती जा रही थी और नीली रोशनी फीकी पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। तुम भाग सकते हो, रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुम मेरे दर्द से नहीं भाग सकते। ये किला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो गायब हो गई। नीली रोशनी बुझ गई और कमरा फिर से घने अंधेरे में डूब गया। ईएमएफ डिटेक्टर की बीप की आवाज भी बंद हो गई। हम सब वही खड़े थे, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। हमारे शरीर कांप रहे थे और हमारी रूहें दहशत से भरी हुई थी। वो चली गई? रिया ने कांपते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा, मुझे लगता है कि वो चली गई। हमने अपनी फ्लैशलाइट जलाई। कमरा अब खाली था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई गंध थी। हमें यहां से निकलना होगा, नेहा ने कहा। अभी। हम चारों जल्दी से तहखाने से बाहर निकले। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन अब वो हमें डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। हमने अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगाई और बिना एक पल भी रुके हमने रुद्रगढ़ को पीछे छोड़ दिया। हम पूरी रात गाड़ी चलाते रहे जब तक कि हम गांव से बहुत दूर नहीं आ गए। सूरज उगने लगा था और उसकी सुनहरी किरणें हमें एक नई उम्मीद दे रही थी। हम एक ढाबे पर रुके। हमने चाय पी और कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन हम सब अभी भी सदमे में थे। हमारी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उस रात की भयानक यादें थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच था, रिया ने कहा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। मुझे भी नहीं, साहिल ने कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। नेहा ने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें कुछ लिखा। रानी मृणलिनी, उसकी आत्मा सच में यहाँ भटक रही है और वो न्याय चाहती है। मैंने अपने कैमरे और ड्रोन की जांच की। सौभाग्य से सब कुछ ठीक था। हमने उस रात की हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया था। हमें ये दुनिया को दिखाना होगा, मैंने कहा। हमें लोगों को बताना होगा कि रुद्रगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आज भी जीवित है और जहां आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में भटक रही हैं। हमने अपना व्लॉग बनाया जिसमें हमने उस रात की पूरी कहानी बताई। हमने वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और ईएमएफ डिटेक्टर के डेटा को भी शामिल किया। व्लॉग रातों रात वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और रुद्रगढ़ एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने हमें पागल कहा, कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया, लेकिन कई लोगों ने हमारी कहानी पर विश्वास किया। रुद्रगढ़ अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां लोग डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ जाते थे। लेकिन हमारे लिए वो रात सिर्फ एक व्लॉग का हिस्सा नहीं थी, वो एक ऐसी घटना थी जिसने हमारी जिंदगी बदल दी थी। हमने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जो विज्ञान और तर्क से परे था। हमने सीखा था कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और कुछ ऐसे रहस्य भी होते हैं जिन्हें हमें कभी नहीं खोलना चाहिए। हम कभी रुद्रगढ़ वापस नहीं गए, लेकिन उसकी यादें, उसकी खामोशी और रानी मृणलिनी की दर्दनाक चीखें आज भी हमारे सपनों में गूंजती है। और हमें पता है कि वो किला आज भी वही खड़ा है, अपने अंदर अनगिनत रहस्य और आत्माओं को समेटे हुए, जो आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। शायद कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, शायद कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, शायद कुछ आत्माएं सच में अमर होती हैं, और वे तब तक शांति नहीं पाती जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। और रुद्रगढ़ वो हमेशा एक भूतिया पर्यटन स्थल रहेगा, जो हर उस इंसान को अपनी ओर खींचता है जो रोमांच और रहस्य की तलाश में होता है, लेकिन जो शायद ये नहीं जानता कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना मौत को दावत देना होता है।